हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन मैन के बारे में। हाल ही में आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल देखे होंगे, पूरी दुनिया में बाय द वे आज के समय ड्रैगन मैन की ही बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे ड्रैगन मैन का जो स्कल है ये डिस्कवर किया गया है चीन में। ये एक नई ह्यूमन स्पीसीज है। इससे ऑल टुगेदर जो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन की एक कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और ड्रैगन मैन को बताया जा रहा है कि ये क्लोजेस्ट एंसेस्टर है होमो सेपियंस का, मतलब कि आज के समय जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं हम सब का क्लोजेस्ट एंसेस्टर है ड्रैगन मैन। अब इसको ड्रैगन मैन क्यों कहते हैं, क्या ड्रैगन से कोई रिलेशन है, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नाम क्यों, चाइना में ही क्यों ये पाया गया, और जो हिस्ट्री फिर से लिखी जाएगी ये सब लोग क्यों कह रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पे करीब 2 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, चाहे यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आए ना आए, टेलीग्राम ऐप से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगी ऑन टाइम। नाउ जो ये पूरा टॉपिक है ये समझने के लिए पहले बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, लेजेंडरी बायोलॉजिस्ट। आप सबको पता होगा कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक लेजेंडरी किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब बाय द वे शुमार होती है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स की लिस्ट में। इस लिस्ट में हिब्रू बाइबल, उपनिषद, बहुत सी बुक्स यहाँ पे आती हैं, तो उनमें यहाँ पे शुमार किया जाता है इस किताब को, क्योंकि ये किताब बहुत इंपैक्टफुल थी। इस किताब ने नींव रखी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। डार्विन ने यहाँ पर यह कहा था कि लगातार स्पीसीज इवॉल्व करती रहती हैं, इनमें बदलाव आते हैं और ये आदिकाल से चलता आया है। ये बुक बाय द वे पब्लिश हुई थी 1859 में। इसी बुक के जरिए चार्ल्स डार्विन ने दुनिया को यह भी बताया कि पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन बींग्स का भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, एक एप जैसा क्रीचर, जिससे धीरे धीरे इवॉल्व होके आज के समय हम बने हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, तो अभी जो बंदर दिखते हैं हमको, क्या उनसे हम रिलेटेड हैं, क्या हम उनसे इवॉल्व हुए हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, ये लोग गलत समझ जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कभी भी ये नहीं कहा कि आज के समय जो चिंपैंजी, बैबून जो आपको दिखते हैं उनसे हम इवॉल्व हुए हैं। हाँ, आज से कई मिलियन साल पहले, 8-9 मिलियन साल से भी पहले की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त एक कॉमन एप एंसेस्टर था, एक एप जैसा क्रीचर था, जिससे 2 स्पीसीज निकली। एक जाके बन गई यहाँ पर चिंपैंजी बैबून्स, दूसरी जो यहाँ पर स्पीसीज शुरू हुई ये बन गई बाद में मॉडर्न ह्यूमंस। और यहाँ पे जब मैं कहता हूँ स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या है, डार्विन की जो किताब है वहां पर भी ये शब्द यूज करते हैं स्पीसीज। देखो, आज के समय कोई अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, किसी भी रेस का हो, कहीं का भी हो, आज के समय जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं सबको हम कहते हैं होमो सेपियंस। हम सब एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं और वो स्पीसीज है होमो सेपियंस। मगर एक टाइम था धरती पर जब ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीसीज चला करती थी। आज के समय ये सब विलुप्त हो चुकी है, बचा है सिर्फ होमो सेपियन, मतलब के मॉडर्न ह्यूमन। तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से आज से 8 मिलियन साल पहले, मतलब के 80 लाख साल पहले एक एप एंसेस्टर था, उससे इवोल्यूशन होकर दुनिया के सामने सबसे पहले आया ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स की पहली स्पीसीज थी। उसके बाद ये स्पीसीज इवॉल्व होती गई। अब यहाँ पे आप कहोगे इवॉल्व कैसे हुई? देखो, इवोल्यूशन नेचुरली होता है। अब यहाँ पे आप कहोगे ये जो यहाँ पर जो ये भाई साहब हैं ये फिर ऐसे कैसे बन गए? क्या अचानक से एक दिन कहीं पे खड़े हुए थे, इनका पूरा रंग रूप बदल गया? तो इसका आंसर है नहीं। ये धीरे धीरे होता है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस और ये ज़्यादातर होता है रिप्रोडक्शन के टाइम में। तो आप मान सकते हैं कि एक टाइम पे आज से मिलियन साल पहले एक फीमेल ऑस्ट्रालोपिथेकस ने जन्म दिया होगा ए अफ्रीकानस को। फिर एक नई स्पीसीज शुरू हो गई, इनका इवोल्यूशन हुआ, ये फिर यहाँ पे डेवलप हुए, फिर उसके बाद नई स्पीसीज बॉर्न हुई, नई स्पीसीज और यहाँ पर बॉर्न होती गई, और फिर कहानी पहुंची यहाँ पर निएंडरथाल्स पे। निएंडरथाल्स कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल एक स्टेप पीछे का एवोल्यूशनरी फेज था। मतलब कि निएंडरथाल्स के बाद ही सीधा होमो सेपियंस आए थे। और हो सकता है कि मूवी में काफ़ी बार आपने देखा हो केवमैन, कई कार्टून्स में हो सकता है कि आपने देखा हो इस टाइप का कैरेक्टर। तो ये 99% होता है एक निएंडरथाल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्कल में डिफरेंस है, ये ऑस्ट्रालोपिथेकस का स्कल है, उसके अलावा ये निएंडरथाल का स्कल है, ये होमो सेपियन का स्कल है। एक चीज़ आप देखोगे कि चीक बोन्स ओवर द ईयर्स ह्यूमन बींग्स की ज़्यादा डेलिकेट हुई है, ज़्यादा ऊपर उठी है। हमारा जो जॉ है ये काफ़ी हद तक पीछे को गया है। एक टाइम पे ह्यूमन बींग्स की जो बाइट फोर्स थी बहुत स्ट्रांग थी, आज के समय बाइट फोर्स काफ़ी वीक हो चुकी है। जो आई सॉकेट्स हैं यहाँ पे स्कल में, ये भी काफ़ी छोटे हुए हैं ओवर द ईयर्स। ना यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं
कि अच्छा एक टाइम पर बहुत सारी स्पीसीज होती थी ह्यूमन बींग्स की धरती पर, जिस तरीके से हम कहते हैं लायन, लायन की भी स्पीसीज होती है, अफ्रीकन लायन होता है, उसके अलावा एशियन लायन आपको अलग दिखेगा, बिल्कुल अलग स्पीसीज है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज भी थी, इकट्ठा घूमते रहे धरती पर। तो बाकी का क्या हुआ, सिर्फ होमो सेपियन यहाँ पे सर्वाइव क्यों किया? देखो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि होमो सेपियन जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, हम बहुत क्लेवर थे, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। डार्विन की एक कोट है बहुत ही फेमस कि ओवर द टाइम वही स्पीसीज सर्वाइव करती है जो अडेप्ट कर पाए चेंज से। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है, जिसकी बाइट फोर्स ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा मसल्स हैं, वही सर्वाइव करेगी। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है अडेप्टेशन। स्थिति के हिसाब से जो स्पीसीज अपने आप को ढाल लेगी वही आगे बढ़ेगी। तो बाकी जो यहाँ पर स्पीसीज है ह्यूमन बींग की, ये सर्वाइव कर नहीं पाई। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी कहता है कि होमो सेपियंस ने बाकियों को मार दिया। होमो सेपियंस बहुत क्लेवर थे, होमो सेपियंस ने हथियार बेहतर बनाए, इनको छिपना बेहतर आता था, अटैक करना बेहतर आता था और कंपैरेटिव एक्सक्लूजन हुआ था। कई थ्योरीज यहाँ पर यह भी कहती है कि नियांडरथाल इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करते थे। अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वो भी मीटिंग करते थे, तो इन ब्रीडिंग की वजह से इनका जो डीएनए है बहुत ज़्यादा खराब हो गया और इस वजह से भी ये इवेंचुअली विलुप्त हो गए। तो देखो ये आज भी काफ़ी हद तक मिस्ट्री है कि इतनी सारी ह्यूमन स्पीसीज थी, सब की सब विलुप्त कैसे हो गई और आज के समय मॉडर्न ह्यूमन ही क्यों बचा है। कई साइंटिस्ट यही मानते हैं कि हो सकता है कि होमो सेपियंस ने बाकी सब स्पीसीज को मार दिया हो रिसोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे आप शायद यही पूछेंगे कि नियांडरथाल तो आज के समय विलुप्त हो चुका है, ये आखिरी बार कब देखा गया था, मतलब आखिरी बार धरती पे कब चला था? देखो माना जाता है कि नियांडरथाल आखिरी बार धरती पे चला था 40,000 साल पहले। 40,000 साल से लेकर अब तक कोई भी नियांडरथाल धरती पर नहीं चला, जबकि धरती पर सबसे पहले ये अपीयर हुए थे 4,30,000 साल पहले। होमो सेपियंस की अगर हम बात करें, अर्ली मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, हम लोग अपीयर हुए थे 2 लाख से लेकर 3 लाख साल पहले। ना अगला क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये सब अपनी जगह है, ड्रैगन मैन की क्या कहानी है, ये कहाँ से आ गया? देखो ड्रैगन मैन माना जा रहा है कि ये एक मिसिंग स्पीसीज थी जिसके बारे में कभी हमने मेंशन किया नहीं। ड्रैगन मैन एक्चुअली नियांडरथाल्स के बाद में आया था और होमो सेपियंस के पहले आया था। तो इस लिस्ट में आप कह सकते हैं ड्रैगन मैन यहाँ पे आता है। तो आज के समय साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि रीसेंट खोज के हिसाब से पॉसिबल है कि नियांडरथाल के बाद आया ड्रैगन मैन, और ड्रैगन मैन आज के समय हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का क्लोजेस्ट रिलेटिव है स्पीसीज के हिसाब से। अच्छा तो इसका नाम ड्रैगन मैन क्यों रखा और इसका स्कल चाइना में क्यों मिला? देखो चाइना में क्यों मिला इसका कोई रीज़न नहीं है। हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पे ये घूम रहा और हो सकता है कि जो ये ड्रैगन मैन है जो अपने आप पे एक नई स्पीसीज हमको मिली है, हो सकता है कि कई और कॉन्टिनेंट्स में हो सकता है कि कल को इसकी बोन्स आपको इंडिया में मिले, म्यांमार में मिले और किसी देश में मिले। ये कोइंसिडेंस है कि हमको ड्रैगन मैन की जो यहाँ पे स्कल है ये यहाँ पर मिल गया चाइना में। और बाय द वे ड्रैगन मैन इसका साइंटिफिक नाम नहीं है, साइंटिफिक नाम इसका यहाँ पे है होमो लॉन्गी। ड्रैगन मैन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि होमो लॉन्गी जो ये नाम है ये भी ड्राइव किया गया है चाइना के एक प्रोविंस से जिसका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्लैक ड्रैगन रिवर। तो इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह कहा कि सिंस ब्लैक ड्रैगन रिवर के पास ये मिला है तो इसका नाम रख दो यहाँ पर ड्रैगन मैन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि अचानक से चाइना ने इसको कैसे ढूंढ लिया? देखो ऐसा नहीं है कि अचानक से जो इसका स्कल है ये ढूंढ लिया गया। ये स्कल एक्चुअली ढूंढा गया था आज से 80 साल पहले। उस वक्त चाइना के कुछ साइंटिस्ट इन्होंने इसको ढूंढा मगर फिर इसको छुपा दिया गया था क्योंकि डर यहाँ पर यह था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापानीज सोल्जर्स इसको कैप्चर ना कर ले या फिर ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बेसिकली चाइना बहुत ज़्यादा खराब दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त कुछ रिसर्चर्स ने इस स्कल को बस छुपा दिया और उसके बाद अब जाकर रिसेंटली कुछ ही साल पहले ये स्कल मिला है और इस पर कई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और 3-4 रिसर्च पेपर्स यहाँ पे ओपनली कह रहे हैं कि नियांडरथाल नहीं, हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है ड्रैगन मैन। मगर ये बात अभी तक ऑफिशियल हुई नहीं है। इसको ऑफिशियल करने के लिए कई जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये अभी किताबें लिखेंगे, मीटिंग्स होगी, फिर हो सकता है कि दुनिया भर में जो किताबें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं ये अपडेटेड हों। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये क्या शब्द था पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये क्या करता है? देखो ये समझ लो, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये एक ब्रांच होती है जहाँ पे आप पेलियोंटोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। पेलियोंटोलॉजी में स्टडी किया जाता है हिस्ट्री को दैट इज ओल्डर देन 11,700 ईयर्स। पेलियोंटोलॉजी में हर चीज़ की स्टडी होती है, डायनासोर की बोन्स हो, कोई प्राचीन कोई स्पीसीज हो ह्यूमन बींग्स की। बेसिकली 11,700 साल से पहले आप अगर कुछ भी स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो तो आपका डिपार्टमेंट हो गया पेलियोंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ज़्यादा बड़ी फील्ड है मगर ये सिर्फ फोकस करती है ह्यूमन बींग्स पर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी।
तो आप कह लीजिए ह्यूमन बिहेवियर को आप अगर स्टडी करते हो 11,700 साल के पहले से, तो ये यहाँ पर हो गया पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और फाइनली आप सबसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग डार्विन की थ्योरी पर बिलीव रखते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि येस आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ डार्विन। नहीं तो अगर आप नहीं करते तो रीजन भी साथ में दीजिएगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड द रीजन एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली चाहते हैं कि यूपीएससी का जेन्युइन अटेम्प्ट आपको देना है, तो सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो। क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस आपका प्रॉपरली कवर होगा, लाइव टेस्ट मिलेंगे, आपको क्विज मिलेंगे। आइकॉनिक कोर्स खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि कोर्स खरीदने के बाद आप ठंडे ना पड़ जाएं, प्रॉपरली इस कोर्स को फॉलो करें विद डिसिप्लिन। जो 12 महीने का यहाँ पर कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 मंथ चलेगा। अभी चल रहा है एक स्पेशल ऑफर जिसमें आपका कोर्स आपको हेल्प करेगा मेंस 2022 तक। तो बोनस मंथ्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 6,208 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। बाय द वे ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको आराम से हो सकता है कि 1.5 से लेकर 2 लाख पे करने हो, उसके कंपैरेटिवली इट इज़ मच मोर अफोर्डेबल। मगर तब भी ये प्राइस पे मत कर देना, इस पे भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10 प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।